चलिए, दो सेशन है हमारा, इसको कह रहे हैं हम लोग बिल्डिंग डिजिटल फाउंडेशन। हम डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, हम कंप्यूटर दुनिया की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं। इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है बिल्डिंग डिजिटल फाउंडेशन। ये भी कुछ जीरो से हम कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए, हम ये अज्यूम करके चलें कि हमारे क्लास का कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसने भी कंप्यूटर्स को कभी नहीं पढ़ा या पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, या कंप्यूटर में एंट्री करने जा रहा है। हम उस कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से कहानी हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेशन देखिए आपको किस तरह से हम लोग, तो कहानी हमारी कहां से स्टार्ट होती है। व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे कॉमन वर्ड होता है जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, रोजमर्रा में हम लोग यूज करते हैं। पर ये किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, इसको एक छोटे से सेंटेंस में हमने लिखा है। देखिए जरा इसको पढ़िए। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर्स के अंदर जो भी चीज आप देखते हो सब इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है वो बात कीजिए, लेकिन जितनी भी चीज इसके अंदर लगी हुई है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कीबोर्ड, माउस, जो भी चीज आप देख रहे हो, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये शब्द आपने सुने होंगे उसके अंदर अगर आपने, तो ये सब वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। करता क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, करती क्या है, दैट प्रोसेस डेटा। अल्टीमेट गोल है, ध्यान रखिए, डेटा। इसलिए आप लोग वर्ड सुनते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, सब चीजों के पीछे एक वर्ड होता है इंपॉर्टेंट, इसका नाम है डेटा। तो ध्यान रखिए गोल क्या है इनका, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड परफॉर्म गिवन टास्क। देखिए कंप्यूटर को हम कोई टास्क एलोकेट करते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, उसको कहते हैं आप लोग प्रोग्राम या कोड। तो कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इसको क्या कहा जाता है, प्रोग्राम या कोड। उसके बेस पे क्या करता है, जो भी टास्क हमने लोकेट की हुई थी उस टास्क को ये एग्जीक्यूट करता है। तो आप पूरे सेंटेंस को, ग्राफ को, इसको अगर पढ़ेंगे आप लोग तो क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड परफॉर्म्स गिवन टास्क अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड एज प्रोग्राम। देखिए बिना प्रोग्रामिंग, इसलिए एक वर्ड आता है बार बार, प्रोग्रामिंग, कोडिंग। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में स्टेब्लिश होना चाहते हो या सस्टेन करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। अगर आप उसको कोई अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, कोई टास्क एलोकेट करना चाहते हो कंप्यूटर को, इसीलिए कोडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग कोडिंग से बहुत सारे लोग डरते होंगे, लेकिन अगर इस प्रोग्राम को आप अच्छे से समझते हो, अच्छे से करते हो, आपका कोडिंग का जो डर है लोगों का वो मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोगों को लगभग 30-32 साल इसी एरिया में हो चुके हैं, तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जीरो से आप अपने आप को स्टार्ट करिए, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। तो कहानी हमारी क्या कहती है कि हमारे पास कहीं से कुछ, एक सेकेंड रुकिए, देखिए हमारे पास क्या होगा, कहीं से कुछ डेटा कहीं से आएगा। अगर इसकी हम बात करें, डेटा को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, किसकी मदद से, इंस्ट्रक्शंस की मदद से। इससे जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। आपने एक वर्ड सुना आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री कहां से आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अल्टीमेटली हमारे पास एक डेटा होता है जिसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, जो काम आता है डिसीजन मेकिंग के। यही सारी दुनिया में हो रहा है। आप लोग जितनी भी चीजें सुन रहे हो आज की डेट में, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, एआई, सभी के पीछे अल्टीमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्टीमेटली इंटेलिजेंस आ कहां से रही है, वो आ रही है इंफॉर्मेशन से। कोई भी डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे हो रही है, वो इसके बेसिस पे हो रही है। पहले ध्यान से समझिए कोई भी चीज, इसलिए इंफॉर्मेशन ही असली चीज है। डेटा एक रॉ मटेरियल है, आप समझ लीजिए, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं और फाइनली हम इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, और इसका अल्टीमेट गोल है डिसीजन मेकिंग। बिजनेस के अंदर जितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी उतना ही बिजनेस ग्रो करेगा कोई भी। इसलिए हर बिजनेस चाहता है कि मेरे डेटा को आप प्रोसेस करिए। तो डेटा एनालिसिस आप सुनते हो, डेटा एनालिटिक्स सुनते हो, डेटा साइंस सुनते हो, बिजनेस एनालिटिक्स सुनते हो, कुछ भी चीज आप सुनते हो, अल्टीमेटली सभी के पीछे डेटा होता है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है। इसलिए सब चीजें, डेटा क्योंकि रॉ है, आपका डेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है हर चीज के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी ब्रांचेस हैं, कोई सी भी ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, बीसी ले लीजिए, एमसीए ले लीजिए, पॉलिटेक्निक ले लीजिए, सभी लोगों को डेटा पे काम करना आना चाहिए। डेटा हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हाउ टू मैनेज द डेटा, ये सबसे पहली चीज है। डेटा किस किस तरीके से मैनेज होता है, ये हमें सबसे ज्यादा तेजी से सीखना है, और उसके बाद ही कुछ होगा। बिना डेटा के कुछ हो ही नहीं सकता। फिर कैसे कैसे प्रोसेस होता है, इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कोडिंग कैसे इंस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस करती है, फिर उससे इंफॉर्मेशन कैसे बनती है, फिर डिसीजन मेकिंग कैसे लेंगे, पूरा पाथ जाता है ये। तो जिस किसी भी स्पेशलाइजेशन के अगर आप लोग हैं, बिना डेटा के कहीं दुनिया में कोई काम होता ही नहीं है। चाहे बीबीए करिए, चाहे आप एमबीए करिए, चाहे बीटेक करिए, चाहे बीसीए करिए, कुछ भी आप करिए, शुरुआत हमेशा डेटा से ही होगी।
ठीक है, क्लियर है सब लोगों को मेरी बात ये यहाँ तक? तो ये जो पहली स्लाइड है इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसी के अंदर सारे समझ लीजिए पूरा सार है जो भी हम लोग आईटी इंडस्ट्री में करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर तो क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने ये सारी बातें लिखी उनमें होता क्या क्या, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं से देखिए अलग अलग तरीके का डेटा हमारे पास आता है। डेटा टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा इमेजेस फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा किसी सिग्नल फॉर्म में भी हो सकता है। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं डेटा के, जिससे डेटा हमारी दुनिया में आता है। उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पररी पर्पज के लिए कहीं स्टोर करते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो ये डेटा जो हमारे साथ हम लोग व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वो डेटा टेम्पररी है, परमानेंट नहीं, इसको ग्रैब कर सकते हो आप उसको, ये ध्यान रखिए। तो डेटा हमारा क्या है, वो टेम्पररी स्टोरेज के लिए कहीं ना कहीं पहले उसको हम स्टोर करेंगे। जो भी डेटा आप ये देंगे वो टेम्पररी स्टोरेज में जाएगा, टेम्पररी पर्पज के लिए उसको कहीं स्टोर किया जाएगा। फिर क्या होगा, जो डेटा हमारे पास आया है उसको क्या करेंगे हम, कुछ इंस्ट्रक्शंस के बेस पे उसको प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ दो बात रही होंगी, देखिए पहले कुछ डेटा आएगा, किसी भी तरीके का डेटा आएगा, फिर उसको कहीं स्टोर किया जाएगा, किस लिए, टेम्पररी पर्पज के लिए। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उनको, जिसके बेस पे डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, एक आउटपुट जनरेट होगा। वो आउटपुट आप मॉनिटर पे देख सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो, या उसको प्रिंटेड पेपर पे भी देख सकते हो। समझे बात नहीं? तो ये इसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, इसको कहते हैं हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड पेपर होता है इसको हाथ से आप टच कर सकते हो, इसे उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। और जो स्क्रीन पे दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जैसे सबसे पहले डेटा आया, डेटा को हमने कहीं स्टोर किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस या रिकॉर्डिंग के बेस पे हमने उसको प्रोसेस किया, उससे एक आउटपुट जनरेट हुआ। इस आउटपुट को या तो मॉनिटर पे लेके जाएंगे या प्रिंटर पे लेके जाएंगे, यानी प्रिंटेड पेपर पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा को हम फ्यूचर पर्पज के लिए कोई यूज करना चाहते हैं तो उसको हम परमानेंटली सेव करेंगे, या तो हार्ड डिस्क पे, पेन ड्राइव पे, आपने सुना होगा सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, आपने बहुत सारी चीज सुनी होंगी। तो अल्टीमेट जो भी कोई कंप्यूटर करता है वो ये 5 पार्ट होते हैं उसके अंदर, ध्यान रखिए। कुछ इनपुट आएगा, फिर टेम्पररी स्टोरेज होगी कोई ना कोई, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर कहीं कुछ आउटपुट जनरेट होगा, फिर फ्यूचर यूज के लिए डेटा को हम सेव करेंगे। कोई भी कंप्यूटर 5 पार्ट में डिवाइड होता है, या उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है 5 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। ये सब लोगों को क्लियर हो रही है? जो बात है हमने, जो पिछला वाला स्लाइड था हमारा, ये उसी को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहां गौर करें तो लगभग जो चीज हमारी पिछली स्लाइड में थी वही चीज हमारी यहाँ पे भी आ रही है। एक सेकेंड, क्या हो, चलिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोसेस था जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब ये हमारी सेकंड हो गया, अब हम थर्ड पे आते हैं। अब समझिए, क्वेश्चन ये आता है, जो हमने 5 टास्क की बात की थी, ये करेंगे कैसे। तो क्वेश्चन कम्स हाउ टू परफॉर्म रिक्वायर्ड ऑपरेशन, जो हमने 5 ऑपरेशंस की बात की है। तो करना क्या होगा इसके लिए, इनपुट द डेटा यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। हमने इनपुट की बात की आपसे कि भाई डेटा हमारा टेक्स्ट फॉर्म में भी आ सकता है, डेटा हमारा इमेज फॉर्म में भी आ सकता है, ऑडियो फॉर्म में भी आ सकता है, वीडियो फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, आपको कोई हार्डवेयर चाहिए। आपको क्या कहते हैं उनको, इनपुट डिवाइसेस। सो इनपुट द डेटा यूजिंग सर्टेन इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या है, बेसिकली आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, या किनको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। फिर उस डेटा को हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे टेम्पररी पर्पस के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी ऐसी मेमोरी इसको कहीं से भी कभी भी डेटा को आप रीड आउट कर सकते हो, कहीं भी डेटा को आप लिख सकते हो। तो जो आप जैसे कहीं जब आपने देखा होगा, जब आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हो तो वहां क्या कहते हो कि मोबाइल चाहिए, तो क्या क्या कहता है वो सामने वाला बंदा कि कितना चाहिए, 4 GB, 128 GB, 8 GB, 128 GB, कहता ही नहीं कहता आप लोगों से। तो जो 4 GB कह रहा है वो रैम की बात कर रहा है, या 8 GB जो बात कर रहा है रैम की बात कर रहा है, और 128 GB बात कर रहा है हार्ड डिस्क की बात कर रहा है, यानी परमानेंट स्टोरेज की बात कर रहा है। तो मेमोरी दो तरह से होती है, एक टेम्पररी मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी। तो ये जो बात हम ये कर रहे हैं, हम टेम्पररी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो जो आपके मोबाइल्स होंगे, आपने यूज कर रहे होंगे आप लोग, उसमें 4 GB, 8 GB, 2 GB, 16 GB, कुछ तरह की जो रही होगी मेमोरी, इसको आप रैम बोलते हो। क्लियर है सब लोगों को ये वाली बात, टेम्पररी मेमोरी हम किसको कह रहे हैं। कई बार देखा, जब आप एप्स वगैरह खोलते हो और बहुत सारे ज्यादा ऐप खुल जाती हैं तो धीरे धीरे स्लो हो जाती है आपकी मशीन, क्योंकि रैम आपकी ज्यादा कंज्यूम हो जाती है। तो फिर क्या करते हो आप लोग, उन एप्स को क्लोज करते हो आप लोग। या जैसा बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स वगैरह हो जाते हैं आपके, कई बार तभी चीजें आपकी स्लो हो जाती है क्योंकि मेमोरी एरिया आपका कम बचता है। लेकिन फोटोग्राफ आपके स्टोर होते हैं परमानेंट स्टोरेज में, आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो एप्स वगैरह चलती हैं, जो मेमोरी में लोड हो रही होती है, वो सब रैम में होती है।
तो क्या करेंगे, देखिए डेटा आने के बाद हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के लिए एक डिवाइस होती है, इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या उसको कहते हैं सीपीयू। ध्यान रखिए, प्रोसेसिंग यूनिट बहुत सारी होती है कंप्यूटर के अंदर, जो मेन यूनिट होती है उसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में आपको और डिस्कस करेंगे कि कितने तरह की प्रोसेसिंग यूनिट आजकल होती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। लेकिन जो मेन होती है प्रोसेसिंग यूनिट, जो डेटा को प्रोसेस करती है हमारे लिए, उसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट्स कॉल्ड सीपीयू। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हमारे कंप्यूटर्स के। फिर जो आउटपुट जनरेट, जो प्रोसेस होने के बाद जो डेटा आएगा उसको हम वापस कहाँ लेके जाएंगे, या तो मॉनिटर पे लेके जाएंगे या हम उसको प्रिंटर पे लेके जाएंगे। तो इनको क्या कहते हैं हम, आउटपुट डिवाइसेस। तो ये डेटा को प्रोड्यूस करने में मदद कर रही है। फिर लास्ट में हम डेटा का क्या करेंगे, परमानेंट स्टोर करेंगे, जिससे एक डेटा को हम फ्यूचर में यूज कर पाए, जिसको क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सुनी होंगी सब आप लोगों ने। तो ये सब क्या है हमारे पास, परमानेंट स्टोरेज। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें पांचों? तो कहां से हमारी कहानी शुरू हो रही है, कहां तक हम लोग जा रहे हैं, तो किस तरह से टर्मिनोलॉजी हमारी आ रही है, हर टर्मिनोलॉजी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बिल्कुल जीरो से कहानी स्टार्ट हो रही है, आप लोग ये मान के चलिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा भाई हमने कहां से कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखा था और किस तरह से हम लोग कहानी को आगे लेके चले। अब ये जो हमने ऊपर लिखा है डिवाइसेस, अब इनको प्रैक्टिकली देखें आंखों से कि कौन सी डिवाइस हमारी कैसे दिखती है। सो हाउ दी डिवाइस लुक लाइक। तो यहाँ हमने कुछ सैंपल दिए आपको इसलिए। तो दिस इज योर कीबोर्ड, सबने देखा ही होगा। दिस इज योर माउस, दिस इज योर रैम। ये ध्यान रखिए, जो रैम जिसको आप कह रहे हैं, जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, वो इस तरह की चिप्स होती हैं जो हम मशीन के अंदर यूज करते हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, सभी के अंदर इस तरह की हमारी डिवाइसेस यूज होती है, इनको कहते हैं हम रैम। ये देखिए सीपीयू होता है, बेसिकली ये होता है, कुछ लोग इसको सीपीयू समझते हैं, ये सीपीयू नहीं होता, ये कैबिनेट होती है। ध्यान रखिए, सीपीयू ये होता है जो एक बोर्ड पे लगाया जाता है, इस बोर्ड का नाम होता है मदरबोर्ड। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पे हम सीपीयू को फिट करते हैं, ये वो जगह है जहां रैम को फिट करते हैं। ये मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, इसके बोर्ड का नाम होता है मदरबोर्ड। ये जो बाहर जगह देख रहे हो आप, सॉकेट देख रहे हो, यहाँ से सारे तार कनेक्ट होते हैं, सारी चीज यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, कीबोर्ड, माउस सब यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जो मेन बोर्ड होता है इसका नाम होता है मदरबोर्ड। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ सारी चीजों को। तो ये जो सीपीयू होता है एक्चुअली यहाँ लगता है, ये मदरबोर्ड कहाँ फिट होता है, ये कैबिनेट के अंदर फिट होता है। इसलिए हमें ये लगता है सीपीयू, सीपीयू ये नहीं होता कभी भी, सीपीयू छोटा सा होता है ये, जैसे हमारा दिमाग होता है छोटा सा, हमारा शरीर तो बहुत बड़ा होता है। तो जो हमारा शरीर है जस्ट लाइक ए कैबिनेट, जिसके अंदर सारी चीजें मिला के फिट कर देता है। ये हमारी हार्ड डिस्क है, यहाँ डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। ये हमारा मॉनिटर हो गया, ये हमारा प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा, इसका नाम है मदरबोर्ड, जिससे सारी चीज कनेक्ट की जाती है। ये बताइए सारी डिवाइसेस क्लियर हो रही हैं आप लोगों को या नहीं हो रही है, बताइए। तो ये ओवरऑल जो कंप्यूटर के अंदर जो हमारी डिवाइसेस हैं, ये लगभग उसका छोटा सा एक सिनेरियो है कि किस, जो भी हमने सारी बात बताई थी कि आपका इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस होगी, प्रोसेसिंग यूनिट होगी, ये सारा उनका ये एग्जांपल्स है कि किस तरह से हमारी डिवाइस जनरली हुआ करती है। अब ये अलग अलग कैसे पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग रोल अपना कैसे करती हैं, अब हमें उसको समझना है। ठीक है, देखो देवी समझिए, अब जीरो से हम कहानी को लेके चल रहे हैं, जिससे किसी भी बच्चे ने अगर कंप्यूटर्स में कभी कुछ नहीं पढ़ा है, वो तब भी इस दुनिया में एंटर कर सकता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई दोस्त या कोई फ्रेंड वगैरह भी छूट गया है आपसे, तो ये वीडियो क्योंकि हम शेयर करेंगे आपके चैनल पे, तो चैनल्स को आप शेयर, आप कनेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, और ये अपने आप वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। और भी दोस्तों को आप बता सकते हो कि बेटा देखो जीरो से कहानी चल रही है, बिल्कुल आप आइए, इस वीडियो को देख के वो आएगा, समझ के आएगा, तो अगली क्लास में उसको आना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई नया बच्चा का अगली क्लास को ज्वाइन करेगा तो पिछली क्लास को कैसे कनेक्ट करेगा। आप लोग बहुत जल्दी इसको समझा सकते हो, बेटा इस क्लास को पहले ज्वाइन कर लो, सर की क्लास है। क्योंकि ये नॉर्मल वीडियोस नहीं है बेटा, ये आपके अपने वीडियोस हैं जो आपने क्लासेस कर रखी हैं। कभी भी किसी वीडियो को कभी भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। सेकेंडली, जब आपके एग्जाम्स होंगे, इसके असेसमेंट्स होंगे, उससे पहले आपको इन सारे वीडियो को अच्छे से देखना है, तभी आप असेसमेंट क्लियर कर पाओगे। जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि असेसमेंट क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये ध्यान रखिए, सर्टिफिकेट के लिए असेसमेंट क्लियर करना जरूरी है, सर्टिफिकेट तभी मिलेंगे आप लोगों को। ऐसा नहीं है रैंडमली कोई बच्चा है उसको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की कहानी हम लेते हैं। तो ये हमारा, अगर इन सारी चीजों को अब हम फिर जो पहली वाली स्लाइड थी और जो ये वाली स्लाइड है, आप जरा इसको गौर करिए, देखिए अब फिर से पढ़िए उसी डेफिनेशन को। तो ये जो डिवाइसेस है, अगर ये अलग अलग, जैसे अगर हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट है, आंख, नाक, कान, हाथ पैर को अलग अलग रखते हैं, उनका कोई यूज है बताइए।
जब तक सारी चीजें मिलके एक शरीर नहीं बन जाता पूरा, तब तक उसका कोई यूज नहीं होता। ऐसे ही अलग अलग डिवाइसेस को आप अलग अलग रखोगे तो वास्तव में कंप्यूटर नहीं है, ये सिर्फ कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर कब बनता है? जब इनको आपस में आप इंटीग्रेट करते हो। तो इसलिए कंप्यूटर की डेफिनेशन को फिर से आप चेंज करिए, तो ये वास्तव में अब क्या बनता है? एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ डिवाइसेस। फिर से समझिए, देखिए, तो कंप्यूटर वास्तव में क्या है? एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ डिवाइसेस यूज्ड टू इनपुट सम रॉ डेटा। जो डेटा हम भरते हैं मशीन में, वो क्या है? एक रॉ डेटा। कैसे भरेंगे इसको हम? यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। फिर क्या करेंगे हम? स्टोर दैट डेटा फॉर टेम्परेरी पर्पस इनसाइड अ रैम। ये हो गई पहला काम, कि डेटा कहीं से अंदर आएगा, रॉ डेटा, वो रैम में चला जाएगा। जब डेटा स्टोर हो गया टेम्परेरी पर, फिर क्या करेंगे आप? प्रोसेस दैट डेटा यूजिंग प्रोसेसर। क्या नाम था उसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अलोंग विद द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्या कहते हैं उसको? प्रोग्राम और कोड। और यहीं से आता है वर्ड प्रोग्रामिंग और कोडिंग, ये ध्यान रखिए। इसलिए प्रोग्रामिंग कोडिंग एक एसेंशियल होती है किसी भी आईटी प्रोफेशनल के लिए, मस्ट है, अभी समझिए। सेंड द प्रोसेस डेटा कॉल्ड इंफॉर्मेशन फॉर डिस्प्ले और प्रिंट ऑन मॉनिटर। और अब एक नई चीज जो आजकल आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, चैट जीपीटी और आने के बाद अब लोगों को क्या लगा, भाई जितने भी हमारे ये डेवलपर हैं इनकी लाइफ खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली वो टूल आपके लिए सपोर्टिंग टूल है, आपकी स्पीड को बढ़ाने वाले टूल है। मैं आपको इस चीज को प्रूव करूंगा कि किस तरह से चीजें होती है। जो आपको मिसगाइड कर रही है दुनिया के, नहीं अब तो चैट जीपीटी आ गया तो कोडर्स की जरूरत नहीं है, डेवलपर्स की जरूरत नहीं है, वो सब मिसकंसेप्शन है, ध्यान रखिएगा। डेवलपर्स की नीड कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जो एआई टूल्स आ रहे हैं ये हमारे लिए सपोर्टिव टूल है। जो काम पहले 1 घंटे में होता था, उस काम को हम 2 मिनट में कर लेते हैं। फर्क, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, ये समझ लीजिए आप। तो थोड़ा सा क्या है कि अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो कोडिंग को अब समझना आसान हो गया है। जो पहले किसी काम को करने के लिए हम 3-3 महीने लगाते थे, उस काम को 3 दिन में कर लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो चीज मैं आपको पहले 3 महीने के कोर्स में सिखाता, आज मैं 3 दिन में सिखा सकता हूँ आपको। बस ये फर्क आ गया। चलिए ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, यहां तक पहुंच गए। फिर हम क्या करेंगे? सेंड द प्रोसेस्ड डेटा। जो डेटा प्रोसेस हुआ है सीपीयू से होके आया है, उसको क्या बोलेंगे हम? इंफॉर्मेशन। उसको कहां भेजेंगे हम? डिस्प्ले पर्पस के लिए या प्रिंटिंग पर्पस के लिए, जिससे कि उसको हम किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकें। सबसे लास्ट में क्या होगा? फाइनली स्टोर दैट डेटा फॉर फ्यूचर यूज। कल हो सकता है दोबारा जरूरत पड़े। जैसे एमएस वर्ड की फाइल बनाते हो, आपने अपना रिज्यूमे बनाया और आपने इसको सेव नहीं करा और लाइट चली गई, तो सारा डेटा उड़ जाएगा आपका, अगर पावर बैकअप नहीं है आपके पास तो, क्योंकि वो टेम्परेरी स्टोरेज में था और रैम में था। फिर फ्यूचर यूज के लिए क्या करते हैं हम? उसको हार्ड डिस्क सेव कर लेते हैं और बाद में उसको प्रिंटर निकाल के कहीं किसी कंपनी को भेज सकते हैं। देखा आप लोगों ने? नहीं। तो फ्यूचर यूज के लिए कोई चीज चाहिए होती है, उसको कहाँ चाहिए होती है? उसके लिए चाहिए होती है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। जो हार्ड डिस्क है वो किस कैटेगरी में आती है? परमानेंट स्टोरेज। रैम किस कैटेगरी में आती है? टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। सीपीयू किस कैटेगरी में आता है? प्रोसेसर। हर चीज का एक कीबोर्ड किस कैटेगरी में आएगा? इनपुट डिवाइस। माउस किस कैटेगरी में आएगा? इनपुट डिवाइस। पॉइंट समझ में आ रहा है सब लोगों को मेरा ये? तो डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गई, जहां से हम चले थे और जहां अब आज हम पहुंचे हैं, डेफिनेशन एकदम आपकी चेंज हो गई है। तो कंप्यूटर के बारे में पूछेगा कोई कंप्यूटर क्या है, तो अब उसको हम ये डेफिनेशन देंगे, ना कि वो फर्स्ट डेफिनेशन देंगे। ठीक है, तो कोई कंप्यूटर के बारे में पूछे तो जैसे जैसे आप इवोल्व होते चले जाओगे, नई नई चीज पढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आपकी नॉलेज, एक बार फिर से बता दो। चलो बेटा देखो, आप पॉइंट समझिए। देखो कंप्यूटर में हम करते क्या है, हमारे पास, हमने क्या कहा था, देखिए हमारे पास कहीं से कुछ डेटा आता है, वो डेटा हम कंप्यूटर में कहीं स्टोर करते हैं। फिर कुछ कमांड्स होती है हमारे पास, प्रोग्राम्स होते हैं या कोडिंग होती है, उसके बेस पे उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। ये सब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जो बातें मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ये सब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अगली क्लास का वेट करो, पहले कुछ थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उसका प्रैक्टिकल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो अभी मैं कह रहा हूँ, ये अगली क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और मैं आज को कुछ टूल डालने के लिए कहूंगा अपने लैपटॉप्स मशीनों में आप लोगों को, वो आप डाल के रखिएगा, जिससे कि परसों जो क्लास होगी हमारी, वो थोड़ी लंबी क्लास होगी, जिसमें कि आप उन चीज को प्रैक्टिकली कर पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करें बेटा, जो डेटा अभी हमारे पास आया है प्रोसेस होने के बाद, उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? तो जो डेटा इंसर्ट हुआ था वो है रॉ डेटा, और जो प्रोसेस होने के बाद जो चीज बनी है इंफॉर्मेशन, यही है वो डिसीजन मेकिंग में काम आती है। मैंने क्या कहा था, इसी से टेक्नोलॉजी बनती है, इसको कहते हो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री के पीछे का जो मेन सार है वो ये है, जिसको कहते हैं आप इंफॉर्मेशन। तो जब तक हमारे पास रॉ डेटा नहीं होगा, उसको हम प्रोसेस नहीं करेंगे। ये बेटा ऑल्टरनेट डे पे चलेगी क्लास आपका, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। संडे को होगी एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें हम आपकी क्वेरी सोल्व करेंगे। यानी हफ्ते में 4 दिन क्लास है एक तरीके से।
अभी जैसे आज की तो शॉर्ट क्लास रखी है हमने 40 मिनट्स की, नॉर्मल क्लास होगी आपकी 1.25 घंटे की, लगभग 75 मिनट्स की। ठीक है, यानी 40 मिनट्स के 2 सेशन है एक तरीके से, आप ये मान के चलिए। ठीक है, ये छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे आप लोगों की, क्योंकि लंबी वीडियो आप लोग नहीं देख सकते। फर्स्ट सेशन देख, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। फर्स्ट सेशन में सारा लिखा हुआ है, उसके अंदर भी जीरो जो सेशन हमने दिया हुआ है आपका चैनल के ऊपर, उसमें बहुत कुछ हमने बताया हुआ है। हाँ बेटा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप समझ लीजिए वेरी बेसिक का मतलब है कोई भी बच्चा जो आईटी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है या कर चुका है लेकिन पूरा बेस उसका स्ट्रांग नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं कहानी को, आप ये समझिए आप। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाएंगे तो संडे को हम एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी रखेंगे बच्चों के लिए। ठीक है, संडे की शाम की जो क्लास होगी वो नॉर्मल क्लास नहीं होगी, केवल डाउट क्लास होगी वो। ठीक है ना, तो 3 दिन आप ढंग से पढ़िए, चौथे दिन अपने डाउट्स क्लियर करिए, और फिर देखिए 1 महीने में आप लोग कितना अपने आप को आगे पाते पाते। 1 महीना ढंग से पढ़ लो, पहले पहले अपना फाउंडेशन सॉलिड कर लो आप लोग, फिर हम एडवांस चलेंगे। 1 महीना मान लीजिए आपको सॉलिड फाउंडेशन बनाने में लगेगा हमें आपकी। ठीक है, चलो, तो ये यहां से हम बेस बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अब ये देखिए, जो हमारा अब हम इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं वहां आ जाइए, कि जो भी हमारी सारी चीजें थी अब उनको क्या करा हमने आपस में जोड़ दिया। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्पीकर क्या आउटपुट डिवाइस है आपकी, जो गाने सुनते हैं आप लोग, इससे मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। ये सारी चीजों को अगर हम जोड़ दें किसी वायर से, ब्लूटूथ से, तो ये सब पूरा क्या बन जाता है, ये कंप्यूटर बनता है, ध्यान रखिए। वो कंप्यूटर नहीं था, वो खाली कंपोनेंट्स थे। ये क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें देखिए बहुत सारा तामझाम अलग अलग है, जब इसी को आप कंबाइन कर देते हो छोटा बन जाता है। ये क्या बन गया मेरा, लैपटॉप। और इसको छोटा कर दूं तो क्या बन गया मेरे, पाम टॉप। ये सब चीज कंप्यूटर है, ध्यान रखिए। सभी के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, सभी के अंदर रैम लगी हुई है, सभी के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, बस साइज छोटा होता जा रहा है। देखिए, डेस्कटॉप सबसे बड़ा साइज है, लैपटॉप क्योंकि इसको गोद में रख सकते हो इसलिए इसका नाम लैपटॉप रखा गया, इसको आप पाम में ले सकते हो उसके लिए इसका नाम पाम टॉप रखा गया। सो दे ऑल आर कंप्यूटर्स, ध्यान रखिए, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सभी के अंदर यही मॉडल है। बिना स्टोरेज के कम, देखिए बेटा पीसी तो हो सकता है, मान लो आपने कोई कंप्यूटर तो लगाया, रैम, देखिए रैम तो इसेंशियल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास हार्ड डिस्क ना हो, दैट्स पॉसिबल, कि आप उसको परमानेंट स्टोरेज ना, तब भी कंप्यूटर है वो। ऐसा नहीं कि वो नहीं कंप्यूटर नहीं। जैसे पुराने जमाने के कंप्यूटर हम लोग जब काम करते थे 92 में, उनमें हार्ड डिस्क नहीं हुआ करती थी, केवल रैम हुआ करती थी। तो हार्ड डिस्क के लिए हम क्या यूज करते थे, स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क नहीं होती थी, लेकिन उस जमाने में हम फ्लॉपीज का यूज करते थे। परमानेंट स्टोरेज कहीं तो करोगे ना आप लोग, तो हमारे पास फ्लॉपी हो सकती है, हमारी सीडी हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, हार्ड डिस्क कोई नेसेसरी नहीं है। लेकिन रैम नेसेसरी है, रैम के बिना आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होने का। शायद समझ पा रहे हैं मेरी बात को बेटा। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क होना जरूरी नहीं है, यानी परमानेंट और डिवाइस होना जरूरी नहीं है, रैम होना जरूरी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल स्टोरेज में ही होगी जब सिस्टम स्टार्ट होता है बेटा। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये वाला पॉइंट रोहित, कि अगर आपको मशीन को स्टार्ट करना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्टोरेज होना जरूरी है। अब उस पॉइंट को शायद आप देखो, अभी क्वेश्चन का आंसर यहां समझिए आप। लेकिन जैसे अगर आप कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हो, नॉर्मल कंप्यूटर बिना हार्ड डिस्क के भी कुछ तो रेस्पॉन्स वो फिर भी करता है। अगर किसी मशीन में हार्ड डिस्क भी नहीं है, रैम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी जब उसको स्टार्ट करोगे कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से कंप्यूटर में होती हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे, इसका नाम होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कुछ चीजें ऑलरेडी मशीन के अंदर होती है, अगर हार्ड डिस्क नहीं भी है, रैम लेकिन एसेंशियल है, ये ध्यान रखिए। तो बायोस के बारे में भी हम बताएंगे, बिना हार्ड डिस्क के भी आप सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक जगह पे जाकर रुक जाएगा वो, जहां ओएस को ढूंढेगा वो, लेकिन चल फिर भी जाएगा वो। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी छोटी सी कहानी है यहाँ से। क्या हुआ, तो ये हमारा वेरियस डिवाइसेस हो गई। अब हमारा, अब देखिए ये जो डिवाइसेस हैं हमारी, अब इनके कुछ नाम है। देखिए जो हम ये बात कर रहे थे डिवाइसेस की, आप लोगों को अभी नहीं, सॉरी ये तो इंडिकेटर सिस्टम। अब आइए जो इनपुट डिवाइसेस है, अब आप जरा उन पर गौर करिए कि किस किस तरीके का डेटा नॉर्मली हम कंप्यूटर में इनपुट लेते हैं, उस पर जरा गौर करिए। देखिए कीबोर्ड से हम क्या लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, नाम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, ये सब क्या है, टेक्सचुअल डेटा है। तो कीबोर्ड हमारा किस काम आता है, टेक्सचुअल डेटा के काम आता है। मॉनिटर, सॉरी गलत लिख गया यहाँ पे, माउस की जरा स्पेलिंग ठीक कर दूंगा अभी, ये माउस है यहाँ पे। तो माउस से हम क्या लेते हैं, सिग्नल लेते हैं।
ये आपका टच पैड है जो माउस में देखते हो, जिसपे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो ये टच पैड भी आपकी इनपुट डिवाइस है, जिससे सिग्नल आप इनपुट ले रहे हो। ये लाइट पेन है, आपने देखा है कुछ डिवाइस जो हमारे टच स्क्रीन वगैरह होती हैं, जो अभी हम जो ये देख रहे थे पाम टॉप, वहां पे कौन सी पेन हम यूज करते हैं, इसको क्या कहते हैं, लाइट पेन। ये भी हमारे इनपुट डिवाइस है। जो बच्चे आपने गेम खेलते हुए देखे होंगे, इसको क्या कहते हैं, जॉयस्टिक। ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। माइक जिससे आप वॉइस वगैरह एंटर करते हो मशीन के अंदर, वो क्या है हमारा, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। आपका जो कैमरा है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। बारकोड स्कैनर देखा होगा आप लोगों ने, क्यूआर कोड स्कैनर, बारकोड स्कैनर, ये सब क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। आपने ओएमआर से कई बार पेपर वगैरह दिए होंगे, तो ओएमआर से जो डेटा रीड होता है, जिससे आपकी कॉपियां चेक होती हैं, वो ये डिवाइस होती है, इसको ओएमआर रीडर बोलते हैं। जो आप फोटो वगैरह स्कैन करते हो आप लोग, उसको क्या करते हैं, स्कैनर बोलते हो आप लोग। ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो भी आप देख रहे हो। वेराइटी ऑफ डेटा आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हो। आप ऑडियो भी इनपुट दे सकते हो, आप वीडियो भी इनपुट दे सकते हो, आप डेटा को स्कैन करके वो भी भेज सकते हो, ओएमआर शीट को भी भेज सकते हो, फोटो स्कैनिंग कर सकते हो। ये सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। क्लियर है इनपुट डिवाइस के बारे में? ये बताओ पहले तो। क्योंकि सबसे पहले यही पता होना चाहिए कितने तरह की हमारी डिवाइसेस होती हैं, कैसे कैसे उस पर हम काम करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। जितनी भी डिवाइस हमने शोकेस की है आप लोगों को, इसमें अगर किसी में कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चले अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इनके अंदर कुछ टेक्निकल नाम आते हैं। जो आपका स्कैनर है उसका टेक्निकल नाम होता है ओसीआर, उसको कहते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। सिंपल भाषा में बोलते हैं उसको स्कैनर, पर टेक्निकल भाषा में बोलते हैं उसको ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। जो आपको ओएमआर शीट जिससे हम रीड करते हैं, उसका टेक्निकल नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो बारकोड अभी देख रहे थे आप, उसका टेक्निकल नाम है बारकोड रीडर, बीसीआर बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक और डिवाइस है जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करी है, इसको कहते हैं एमआईसीआर, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। जो आपके चेक्स वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने, जो घरों में आपके जो बैंक के चेक्स होते हैं, तो नीचे की तरफ देखना, इस पे एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर मैग्नेट से बना हुआ होता है, जिससे कि इसको प्रोसेस करना, चेक्स को प्रोसेस करना आसान हो जाता है। उसके लिए खास एक डिवाइस होती है उनको रीड करने के लिए, जिससे कि मैं निकल के आता है चेक कौन सी बैंक का है, क्या नंबर है, क्या बहुत सारी डिटेल्स से निकल के आती है। तो उसको एक डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। कहीं घर में चेक वगैरह हो तो आप देखिएगा नीचे की तरफ एक नंबर लिखा होता है, उसे छू के देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। वो खुरदरा सा दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो उसके अंदर मैग्नेट से बने होते हैं वो। तो उसके लिए खास एक डिवाइस होती है ये वाली, जो हमारे काम आती है। अब ये कुछ कीबोर्ड्स के बारे में जानकारी है कि कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड आपने ये देखे होंगे, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक कीबोर्ड। क्वाड्रेटिक कीबोर्ड क्यों कहते हैं, ये ऊपर की लाइन में आप देखेंगे यहाँ लिखा रहता है QWERT, इसलिए कीबोर्ड्स का टेक्निकल नाम होता है क्वाड्रेटिक कीबोर्ड। ये ब्लूटूथ कीबोर्ड भी हो सकते हैं। एक और खास तरह के कीबोर्ड आते हैं जिसको दो टुकड़ों में भी ब्रेक होते हैं, इनको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड्स। कुछ और कीबोर्ड इनको कहते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। कुछ फ्लेक्सिबल कीबोर्ड भी इस तरीके के हो सकते हैं, रबड़ वगैरह के भी कीबोर्ड आते हैं आज की डेट में, इनको कहते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। कुछ और स्पेशल कीबोर्ड इनको कहते हैं मैजिक कीबोर्ड, जिनकी जो कीज वगैरह बिल्कुल थोड़ी सी एडवांस कीज हो सकती हैं इसके अंदर, इसको मैजिक कीबोर्ड्स भी बोलते हैं। एक लाइन याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है कोई भी, उसके अंदर 101 कीज होती हैं। बाकी जो नॉर्मल की मैजिक कीबोर्ड है, इसके अंदर कीज कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड होगा उसके अंदर जो कीज होती है वो 101 कीज होती हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा, तो कई बार पूछ लेते हैं कि बच्चे कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है इसमें 101 होती हैं, बाकी में चेंज हो सकती हैं, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। चलो, तो ये हमारा एक कीबोर्ड के बारे में एक बेस आइडिया है। अब यहां से देखिए, ये कीबोर्ड आप ऑन स्क्रीन भी ले सकते हो। आपने देखा होगा यहाँ पे, अगर नीचे सर्च बार में जाएंगे अपनी मशीन के अंदर, वहां पे आएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो किसी वजह से अगर आपके कीबोर्ड को एक की कोई खराब है, कुछ है, तो आप कीबोर्ड की भी मदद ले सकते हो। उसको कहते हैं हम वर्चुअल कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन। ये सब अपने की मशीन के अंदर आप लोग देख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो हम उससे पूछ सकते हो। इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि हमारे कीबोर्ड के अंदर नॉर्मली कौन कौन सी कीज होती हैं। हर की का एक नाम होता है, और आपको आगे बढ़ने के लिए इन सारी कीज के आपको नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नाम मेंशन किए आपको इन कीज के। जैसे अगर आप ये देखेंगे, ये साइन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, टिल्ड। ये साइन जो होता है आपको इसको क्या बोलते हैं, बैकटिक। ये साइन को क्या होगा, एक्सक्लेमेशन साइन। इसको क्या बोलते हैं, एट द रेट या एट रेट, एट द रेट। इसको बोलते हैं हैश। दिस इज योर डॉलर, दिस इज योर परसेंटेज साइन, दिस इज योर कैरेट, दिस इज योर एम्परसेंट, दिस इज योर एस्ट्रिस्क,
दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस, दिस इज कॉल्ड ब्रेसेस। ये स्पेलिंग ठीक हो, गड़बड़ हो गई, मैं इसको ठीक करता हूँ। दिस कॉल्ड ब्रेसेस। ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये कहलाएगा आपका बार या पाइप। इसको बोलेंगे बैक स्लैश, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोलेंगे लेस देन, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, दिस इज योर इक्वल टू। जो माइनस का साइन होता है इसको टेक्निकली बोलते हैं हाइफन, और जो दूसरा साइन होता है बड़ा सा उसको बोलते हैं अंडरस्कोर। ये होता है कॉलन, ये होता है आपका सेमी कॉलन, ये होता है सिंगल कोट, ये होता है डबल कोट। ये आपको सारे सिंबल्स याद करने हैं। हर सिंबल का नाम आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जब आपसे कहूँ सेमी कॉलन लगा लो तो आपको पता नहीं मुझे क्या लगाना है। जब मैं कहूँ कॉलन लगा लो, तो जब मैं कहूँ आपको बार साइन लगा लो या पाइप लगा लो, तो हमें आगे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं आपसे क्या कहने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को मेरी है? तो ये सारे सिंबल्स आपको याद करना है। अगली क्लास में हम इनके बारे में जब आगे जिक्र करेंगे तो यहां से इन सब चीजों को लेके चलेंगे। कौन से सिंबल का क्या नाम है ये हमें पता होना चाहिए। तो आज का सेशन हमने कहा था थोड़ा शॉर्ट सेशन रखेंगे 40 मिनट का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया हुआ है 8826507888। ये ऑफिशियल नंबर है हमारा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी आपको पढ़ते हुए याद आती है, आप इस पर क्वेरी अपनी भेज सकते हो। ये आपकी ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी। इसके ऊपर भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो। ये क्वेरी हम संडे की शाम को 7 बजे सारी कवर अप करेंगे। जो भी क्वेरी आप लोग भेजोगे, अपनी क्वेरी को सोल्व करना है। आप बैच में आइए, औरों की क्वेरी देखिए, औरों की क्वेरीज क्या आई हुई हैं, वो सारी क्वेरी हम संडे को लेंगे। क्योंकि असल में क्या होता है, देखो सेशन लेते में कई बार क्वेरी का उतना, एक दो क्वेरी तो हम ले सकते हैं सेशन के दौरान, लेकिन सारी क्वेरी लेना पॉसिबल नहीं होगा। कि हमारे पास मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स का बैच है सपोज, या 50 स्टूडेंट हमारा बैच में है, सर एक की क्वेरी अगर एक साथ आ जाए तो आप समझ सकते हैं क्वेरी हर एक की लेना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ बेटा, ये व्हाट्सएप पे है नंबर। कोई प्री डिफाइंड सिलेबस, बेटा प्री डिफाइंड जिंदगी में कुछ हुआ है क्या ये बताओ? प्री डिफाइंड सिलेबस से क्या कर लोगे? वो तो कॉलेज वाले बतेरे सिखा रहे हैं आपको। जिंदगी में देखिए 32 साल 33 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए, तो मुझे पता है कि किसी इंडस्ट्री में सेटल होने के लिए आपको क्या चाहिए। अटेंडेंस का लिंक बेटा मैं भेजूंगा आपको, ठीक है? अभी मैं पीडीएफ भेजूंगा, साथ में अटेंडेंस का भी लिंक भेजूंगा, ठीक है? ग्रुप में ही आएगा वो लिंक, ठीक है? वहां से आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करिएगा, जिससे मुझे समझ में आएगा आज कितने बच्चों ने आज ज्वाइन किया था। देखिए आप लोगों की रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं बेटा, देखो अभी तो कोई एक आध क्लास मिस हो रही है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि मान लीजिए 75% क्लास आप लोग अटेंड करें। कोई एक आध क्लास मिस होती है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, तो उसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ और आपको लिंक भेज रहा हूँ, और परसों शाम को आप लोग मिलिएगा, ठीक है? 7 बजे सेम टाइम। और दोस्तों को बुलाना चाहो बुला सकते हो, अभी इसमें और भी है बच्चे आ रहे हैं, आ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।